फिलहाल सर 7 एक मांगे की हैं और हम देख रहे हैं कि अभी जो अरविंद केजरीवाल एक नए तरीके से राजनीति कर रहे हैं। कभी वो खत लिखते हैं, आरएसएस चीफ को लिखकर सवाल पूछते हैं, कभी मोदी जी को पूछते हैं और ये जो मिडिल क्लास वाला पक्ष पहलू और उनका जो अपना यूएसपी है वो उसी के आसपास है। कोई फर्क उन्हें पड़ नहीं रहा है। तो अब ये नए जो आज जो ताजा हम कह सकते हैं कि 7 जो उन्होंने मांगे रखी हैं की हैं, ये कितना मुश्किलें बढ़ाती नजर आती हैं और जो बाकी भी दिख रहा है आपको, सब पर आपकी टिप्पणी ओपनिंग बिलाल सर। शुक्रिया संजीव जी। दरअसल आपने जो एक प्रस्तावना रखी, उसमें आपने इस पूरी डिबेट को खुद कंक्लूड कर दिया और जितने जितने भी संभावित मुद्दे हो सकते हैं उन्हीं को आपने छुआ। लेकिन दो बातें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी हैं आपकी, कि आपने जो ट्रंप और मोदी जी के बीच में एक 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 इशारतन बात कहने की बात कही। दूसरा, टैक्स टेररिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पहला मैं मोदी जी और ट्रंप के बारे में थोड़ा सा एक टच एंड गो करते हुए दिल्ली चुनाव पर आना चाहूँगा। दरअसल दोनों लाउड स्पीकिंग करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तो जानते ही हैं हम, हिंदुस्तान में हर आदमी उनसे परिचित है, वो किस तरह से बोलते हैं। वही उनका आकर्षण है, वही उनकी भाषा शैली है, वही उनकी चतुराई है, वही उनकी समझदारी है और वही उनकी राजनीतिक परिपक्वता है। लेकिन ट्रंप भी आजकल सेकंड टर्म के अंदर कुछ उसी तरह की लाउड स्पीकिंग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि दोनों की भाषा शैली में काफ़ी हद तक समानता है और दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा समानता है, लेकिन फिलहाल दोनों के रिश्तों में खटास है, व्यक्तिगत रिश्तों में खटास है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भगवान ने मुझे इस धरती पे इसलिए भेजा क्योंकि मैं कुछ लोगों का भला कर सकूं, और जो ये ऊर्जा मुझे भगवान से प्राप्त होती है, ये बताती है कि मैं मैं बायोलॉजिकल एक एक तरीके से नहीं आया, एक भव्य दृष्टि से और भव्य ऊर्जा से आया। तो आप ट्रम्प का लेटेस्ट बयान देखिए, ओथ के बाद जो उन्होंने भाषण दिया, वो कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे बचाया ही इसलिए कि मैं अमेरिका को सम्मान दिला सकूं। ट्रंप का ही कहना है कि साहब मैं अमेरिका को समृद्ध बना दूंगा, ये गोल्डन इरा है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये अमृत काल है और मैं भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता। ट्रंप कहते हैं कि अब हम अमेरिका को किसी से डरने की जरूरत नहीं, अब हमें कोई नहीं डरा सकता। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं विदेशी, बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं कि वो देश में नहीं घुसेंगे। प्राइम मिनिस्टर उधर ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैं अप्रवासी अमेरिकन को देश से बाहर कर दूंगा। ट्रम्प कह रहे हैं कि साहब मैं बाढ़ बंदी कर दूंगा बॉर्डर्स पे। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेश पे बाढ़ बंदी कर दूंगा। तो दोनों की भाषा में, सोच में बहुत समानताएं हैं। तो ये एक छोटी सी मानगी है जिसको मैंने ट्रेस करने की कोशिश की। अब दिल्ली के चुनाव पर आते हैं। दरअसल दरअसल केजरीवाल अभी तक बहुत ही स्मार्ट प्ले करते आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की हर हरबे की काट उनके पास है और वो नॉर्मली सभी इश्यूज को काउंटर कर देते हैं। चाहे उन पर धार्मिक तरह का प्रकार का कोई प्रभाव या आक्रमण किया जाए, वो उसको काउंटर कर देते हैं। उनके पास जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उनका वोट बैंक है। लेकिन आज जो मसला आके खड़ा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 20 दिन पहले जितनी आक्रामकता के साथ दिल्ली में प्रचार में उतरे और उसके बाद उन्होंने दिल्ली सरकार को आपदा से जोड़कर यहाँ पर जो बहुत सारी सुविधाएं दी, बहुत सारे फ्लैट्स की चाबी भी गरीबों को सौंपी। उसके बाद जो लेटेस्ट ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी सुविधाओं के मॉडल पर अपना दूसरा घोषणा पत्र दे दिया। तो उस घोषणा पत्र को केजरीवाल ने पहले घोषणा पत्र से कंपेयर करते हुए काउंटर कर दिया। अब लेटेस्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर 26 जनवरी तक व्यस्त हैं और 26 जनवरी के बाद बहुत ही आक्रामक शैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बहुत ही भयंकर प्रचार के साथ दिल्ली में उतरने जा रहे हैं, जिसमें आपने जिक्र किया था योगी आदित्यनाथ का।
तो अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली के अंदर लगभग 15 सभाएं संबोधित करते हैं, खासतौर से पूर्वांचल बहुल क्षेत्र की, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली का चुनाव ध्रुवीकरण और कॉम्युनल ट्रैक पर जाने से नहीं रोका जा सकता। प्राइम मिनिस्टर एक पॉजिटिव बात करते रहेंगे और ये स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की इसलिए है क्योंकि जो केजरीवाल और आप भारतीय जनता पार्टी के बीच में 6% का वो जो वोट डिफरेंस है, वो हो सकता है इस वोट परसेंट को इस ध्रुवीकरण के माध्यम से फैचअप करना चाहेंगे, बराबर करना चाहेंगे। हो सकता है वो बहुत क्लोज लाके इस चुनाव को खड़ा कर दें। ये बात ठीक है कि मुकाबला भारतीय जनता आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। अगर इस बीच के अंदर कांग्रेस ने जंप ले लिया ओबीसी वोटों पर, कांग्रेस ने जंप ले लिया दलित वोटों पर, जैसे राहुल गांधी भी कंपेन करेंगे, सोनिया गांधी भी कंपेन करेंगी, तब यह मुकाबला वोट प्रतिशत के एतबार से फंस सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा एडवांटेज मिल सकता है। इसके बरक्स आप पार्टी की स्ट्रेटेजी यही है कि इस चुनाव को बाइपोलर बना के रखा जाए, आप बनाम भारतीय जनता पार्टी बना के रखा जाए, ताकि तीसरे फैक्टर का इसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो लेकिन अभी तक जो एज है, जो बढ़त है, वो केजरीवाल ही बनाए हुए हैं, क्योंकि वो मिडिल क्लास पे भी के प्रिय है। वो खास तौर से इसके अंदर इस चुनाव के अंदर जो केजरीवाल को एडवांटेज मिल रहा है, वो महिला वोटों को मिल रहा है बहुत ज्यादा। और महिला वोटों का जो सर्वे आया पिछले 3 सर्वे, उसमें महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं आप पार्टी को बनिस्बत भाजपा के। और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के अपने सेल्फ गोल बताए जा रहे हैं, क्योंकि राम सिंह वदिउड़ी जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, या परवेश वर्मा जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, वो सारे बैकफायर कर रहे हैं कांग्रेस को, सॉरी भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जो एक अपना एक ट्रेंड लेके चल रही है, वो गुर्जर प्लस जाट वोटों को ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठा के लाना चाहती है, जिसके पास उनके लिए परवेश वर्मा है और रमेश उदूड़ी है। अगर वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैनेज करती है, तो उसके लिए केजरीवाल बीपीएल परिवारों को, मध्यवर्गीय परिवारों को, महिलाओं को और कुछ अपर कास्ट के अंदर सेंग लगा के बैलेंस करना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये चुनाव बड़ा कंट्रास्ट है, बहुत रोचक है। 26 जनवरी के बाद इसके अंदर और तेजी आएगी। मौसम में बदलाव आ रहा है, लेकिन राजनीतिक गर्मी हमें देखने को मिलेगी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राजनीतिक गर्मी देखने को मैं बेलाल सर एक सवाल और लगे लगे कर लेता हूँ। आपने 6:30 तक का मुझसे कहा है। धनंजय जी जुड़े हैं। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। जो केजरीवाल की अपनी यूएसपी है, जो बातें वो करते हैं, और वो शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, दोनों मसले ऐसे रहे दिल्ली में जिसने उन्हें काफी एक बढ़त भी दी है, और वो इसमें उसको लेकर कई लोगों के बीच में जो वो जन है जो इससे वंचित वर्ग होता था, या वो उसने इसको सराहा है, भले ही बीजेपी कहे कुछ नहीं किया या उनके विरोधी कहे नहीं किया, लेकिन कुछ चीजें हैं उसमें। और दूसरी चीज, अभी जो उन्होंने बजट को लेकर बातें की, जिसमें 7 मांगों की बात करता हूं, दोनों, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा हो, कि बजट आप बढ़ाइए, शिक्षा का 2 से 10% ले जाइए, और जो मिडिल क्लास के सब्सिडी की वो जो बात कर रहे हैं कि उनका टैक्स, इस पे भी छोटी टिप्पणी, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। जहां तक बजट की सवाल है, तो संजीव जी उसके अंदर दो तीन तरह की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने की बात की है, वो आम तौर पर सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को फायदा पहुंचाता है। और दिल्ली के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है अच्छा खासा। तो वो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो घोषणा हुई है, वो दिल्ली को भी छूती है। और दिल्ली के अंदर मध्यवर्गीय परिवार ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। वहीं टैक्स की जहां तक बात है, जो स्लैब बढ़ाने की बात है, वहां सरकार को बहुत ही सतर्कता के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फिजिकल डेफिसिट भी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण कृषि योजना के माध्यम से जो किसानों को 6,000 रुपए साल दिए जाता है 3 किस्तों के अंदर, उसे 10,000 रुपए करने की भी मांग है। तो ये बैलेंस बनाने की का प्रेशर है सरकार पर, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट है और सरकार पर अच्छा खासा भार है। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए सरकार ने 8वां वेतन आयोग बना दिया है। केजरीवाल इसी पर खेल रहे हैं, मध्यवर्गीय परिवार पर, कि वो टैक्स स्लैब में कितनी छूट देती है। यहीं से गेम बदलेगा और इसी को लेकर केजरीवाल प्रेशर भी बना रहे हैं। तो मध्यवर्गीय परिवार को भी वो फोकस कर रहे हैं। जहां तक शिक्षा का सवाल है, जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, तो इस मुद्दे पर केजरीवाल की ग्रिप दिल्ली में बनी हुई है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी कमजोर नजर आती है, लेकिन अब अंत में भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण का सहारा ले सकती है।